वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। जमात इस्लामी के एहतजाज की हम बात कर रहे हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी तकरीर की है और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अपने मुतालबात को दोहराया और ये भी कहा है कि वो अपने मुतालबात पूरे होने तक जो है यहाँ पर मौजूद हैं और वो डटे हुए हैं। तो एक तो ये मामला है, लेकिन अभी तारिक मदीन साहब आप बताइएगा कि जैसे अभी उमर दराज ये बात कर रहे थे कि एक जानिब ज़ाहिर है दफ़ा 144 लगाकर यह एहतजाज रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसकी वजह जो ज़्यादा मकबूलियत रही, जो आज जमात इस्लामी को पूरा दिन कवरेज मिलती रही और ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ उल्टा उनके एहतजाज को, और वो हुकूमत की अपनी गलती थी, दफ़ा 144 का लगाना था। आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत ने लूज बॉल कराई, ये मकबूलियत की वजह बनी, या जो स्लोगन लेकर जो मुतालबात लेकर जमात इस्लामी आई है वो उसकी वजह है? अच्छा, आपने भी स्लोगन की बात की। अभी हमारे दोस्तों में गालिबन ईसा नकवी साहब ने भी स्लोगन की बात की। जी। तो पीटीआई वाले इससे पहले फलस्तीन के लिए एहतजाज करना चाहते थे ना। उसमें कोई ऐसा नारा था कि जिस पर लोग जमा हो जाते और जमा होकर बैठ जाते और हुकूमत के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। तब भी पीटीआई वालों को नहीं एहतजाज करने दिया गया। उसके अलावा पीटीआई वाले इमरान खान के लिए कई बार एहतजाज करना उसकी कोशिश कर चुके, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई। फिर यह एक बात हुई कि गिरफ्तारियां देखते ही, गालिबन सलमान साहब ने बात की, गिरफ्तारियां देखते ही पीटीआई वाले भाग गए। जी। तो हम जरा गलती करते हैं, बददियानती से काम लेते हैं। यानी अहमद वकास जंजुआ हम भूल जाते हैं, जो मुदस्सिर है वो हम भूल जाते हैं, नसीम खेड़ा हम भूल जाते हैं, गुलाम शब्बीर हम भूल जाते हैं, जहूर मशवानी, मजहर मशवानी हम भूल जाते हैं। उसके बाद मजीद कुछ लोग उठाए गए हैं, हम भूल जाते हैं। एक एमएनए अभी मौजम जतोई उठाए गए थे, हम भूल जाते हैं। तो ये जो मुसलसल सिलसिला है, इस तमाम सिलसिले को हम भूल जाते हैं। रऊफ हसन हम भूल जाते हैं। तो ये जो हम कह रहे हैं ना, गिरफ्तारियां देखते ही भाग गए, तो ये तो घरों में बैठे हुए लोगों को हुकूमत गिरफ्तार कर रही है। ये पंजाब पुलिस जो है वो जिस तरह से छोड़ी गई है लोगों पर, ये तो हमने मुसलसल देखा है कि तरीका क्या है हुकूमत का। तो यहाँ कौन भागता है? घरों में बैठे हुए लोगों को उठा लिया जाता है। तो ये हम ज्यादती करते हैं। इंतशार की बात हुई। बात यह कि एहतजाज बुनियादी जमहूरी आईनी हक है। इस हक से हुकूमत महरूम नहीं कर सकती। ये बुनियादी बात हम तमाम भूल रहे हैं। तो इस बुनियादी बात को ना भूलें। और जाहिर है कि इमरान खान साहब की हुकूमत के दिनों में भी वो दो बहन भाई आए थे, एक ट्रक पे ट्रिपल एम लिखकर महंगाई मुकाओ मार्च, और कुछ नहीं था, लेकिन वो उनको वेलकम किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से चले थे महंगाई के नाम पर मार्च लेकर। फजलुर रहमान साहब भी आ गए थे, बाकी जमातें भी आ गई थी। तो इमरान खान की हुकूमत शुरू होते ही ये कहा गया कि अगर एहतजाज होता रहेगा तो हुकूमत कैसे डिलीवर करेगी। ये तो मुझे वैसे ही लगता है जैसे वो एक बर्गर बच्चा कह रहा था, अगर हम एहतजाज करने आएंगे पुलिस मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। एहतजाज चलेगा, लोग सड़कों में निकल आएंगे, तो हुकूमत कैसे डिलीवर करेगी। हुकूमतें छुई मुई है। मतलब इस मुल्क में हुकूमतें इससे ज्यादा बुरे हालात पे काम करती है, करती रही हैं। इमरान खान की पूरी हुकूमत में कोविड के दिनों में हाथ जोड़े थे यास्मीन राशिद ने, मत करो। एहतजाज हो रहा था, जलसे हो रहे थे। तो हमारी याददाश्त इतनी सी है, हम अभी भूल गए कि क्या हो रहा था और हुकूमतें कैसे डिलीवर करती है। उन्हीं तमाम मसाइल के दौरान थकी हुई मईशत के साथ, कोविड के साथ इमरान खान की हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया था। ठीक है। अच्छा, इसी पे ईसा नकवी साहब, एक तो ये जाहिर है खुद हुकूमत लूज बॉल करवा रही है, या दूसरी जानिब स्लोगन है वो इतना मकबूल है कि लोग उसकी तरफ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ जाहिर है आज ये एहतजाज किया गया, ना तो किसी के हाथ में डंडा था, ना पिस्तौल था, ना कोई खुदा ना खास्ता कोई बम लेके आया था, ना असलहा था। उसके बावजूद ही पहले ही गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। तो किस बात पर यह गिरफ्तारियां हो रही हैं? क्या फ़कत सिर्फ एक ही वजह थी, दफ़ा 144 है? अब फिर आप पंजाब में 3 दिन का दफ़ा 144 है तो लियाकत को जलसे की इजाज़त भी दे दी गई है। कद्दुम के तौर पर किया गया ये पार्शली तो मैं इस बात का जवाब दे चुका हूँ। उसकी वजह वो खौफ है कि अगर ये लोग बाहर निकल आए तो क्या होगा। जहां तक रहेगी बात कि हुकूमत परफॉर्म करना चाह रही है, हुकूमत की डायरेक्शन तो नजर नहीं आ रही। उनका मसला तो सिर्फ यह है कि हमने कितनी देर तक अपनी हुकूमत को कायम रखना है और अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को कैसे शिकस्त देनी है। उसको शिकस्त देने का तरीका इकोनॉमी को दुरुस्त करना। इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए आपको यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी। जून का गालिबन 21-22 तारीख थी। चीन के एक सीनियर वजीर लियू जन चाओ वो इस्लामाबाद में थे। उन्होंने आपको 2 मशवरे दिए।
और साहब ने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे। उन्होंने दो बातें कही थी। एक कही थी कि पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक कर लें। दूसरा उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लेकर आए, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मिलकर चलने की कोई राह निकालें। ये मशवरा पहली दफा नहीं दिया गया, लेकिन ये मशवरा पहली मरतबा ओपनली दिया गया। चीन जैसा मुल्क जो अपनी डिप्लोमेसी में बड़ा मोहतात रहता है, खुलकर मीडिया के सामने, कैमरों के सामने ये बात नहीं करता, वो ये करने पर मजबूर हो गया। उसकी वजह यह है कि शायद हमारे दोस्त भी हमें अब समझा समझा कर थक गए। अकल जो है वो बादाम खाने से नहीं आती, कहते हैं कि ठोकर खाने से आती है। मसला ये है कि हमें ना बादाम खा कर आ रही है, ना ठोकर खा कर आ रही है। हम इस मशवरे को मानने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है कि जब सड़कों पर दंगा होगा, एहतजाज होगा, जब पार्लियामेंट का हर सेशन जो है वो मारामारी पर खत्म हो रहा होगा, तमाम अदालतों में सियासी मुकदमात लगे हुए होंगे, जहां पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस खत लिख रहे होंगे, वहां पर सरमायाकारी नहीं आएगी। जहां पर किसी बड़े ब्रांड के जो मालिक हैं उनको सड़क से उठाया जा रहा होगा, वहां पर इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी नहीं आएगी। अगर आप सरमायाकारी नहीं लाएंगे, मईशत का पहिया नहीं चलाएंगे, आप घसीट तो सकते हैं, आप हुकूमत चला नहीं सकते। अच्छा, इसी में ये जिम्मेदारी फिर किसकी है? क्योंकि अभी जैसे ये बात भी हो रही है और पहले भी ज़ाहिर है, आपको पता है वज़रा की पूरी एक फौज, जफर मौज है, वो भी इस पे बयान देते हुए दिखाई देती है कि ज़ाहिर अपोजिशन ये चाह रही है कि ये मुल्क लड़खड़ा जाए और इसी वजह से अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है। और अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन जब शुरू हुआ उस वक्त भी ये बातें हुई थी। तो हम तो मईशत को बचाना चाहते हैं, हम तो रियासत को बचाना चाहते हैं अपनी सियासत को दाव पर लगाकर, मगर यह अपोजिशन बिलखसूस PTI नहीं चाह रही। तो जिम्मेदार कौन है इस सूरत हाल का? हुकूमत वक्त जिम्मेदार है। आप हुकूमत में अगर आएंगे फॉर्म 47 के ऊपर, आप 60 अरब रुपए का लगाकर इलेक्शन करवाएंगे और 60 रुपए के बॉल पॉइंट से उसके नतीजे को चेंज कर देंगे, यानी कि इतनी थोड़ी सी बंदा सीख लेता है। व्हाइटनर के साथ डिजिट्स जिस तरीके से ऐड किए गए हैं, वो जो फॉर्म 45 जो अपलोड किए गए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो 6-7 मार्च को अपलोड किए थे, 1.5-2 घंटे के बाद उठा लिए, क्योंकि 5वीं-6वीं क्लास का बच्चा भी उसमें गलतियां निकाल रहा था कि ये किस तरीके से कटिंग की गई है, वोट बढ़ाए गए हैं। किसी एक अदालत में, किसी एक हल्के के फॉर्म 45 इनके मुंह पर मारें मीडिया के, PTI के, और कहें कि हमारा हक हुक्मरानी नहीं। हुकूमत के इखलाकी जवाज होते हैं, आईनी और कानूनी जवाज होते हैं। अगर आप ये जवाज ही बताने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान में जितने ट्रिब्यूनल्स हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो हल्का है, जहां पर महर शराफत अपनी पूरे फॉर्म 45 जो है हम उठाकर फिर रहे हैं, उनके वकील फॉर्म 45 रखते एक मरतबा। कम से कम मलिक शराफत को तो चुप कराएं कि जो लेजिटिमेट है हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा है। इसी तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पार्टी के कायद हैं। यास्मीन राशिद के हल्के में वो कहती हैं कि मैं 60,000 से या 70,000 से या 30,000 की लीड से मैं जीती हुई। उनके फॉर्म 45 मौजूद हैं सारे के सारे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के फॉर्म 45 उठाएं, इनके मुंह में ठूंस दें, इनको कहें आप चुप करके बैठे, आप बकवास कर रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। ये करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप किस तरीके से स्टेबिलिटी लेकर आएंगे? एक हुकूमत जिसके पास अपना, यहां पर हो ये रहा है कि जिस जज को, जो जज कहता है कि फॉर्म 45 जो है वो लेकर आए, वो कहते हैं कि जनाब ये जज बाइस्ड है, ये फॉर्म 45 मांग रहा है, ये जज अकरबा परवरी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से खिड़की खुलती है, वहां से ठंडी हवा का झोंका निकलता है कि हाँ ये जज बाइस्ड भी है, अकरबा परवरी भी कर रहा है, लिहाजा आपने जस्टिस रिटायर्ड शकूर बराचा को ट्रिब्यूनल बना दिया। वो ठीक है, जो इल्जाम लगाने वाला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माफीनामा जमा करा देता है कि मुझे तो मतलब ही नहीं पता था बाइस्ड क्या होता है और नेपोटिज्म क्या होता है। ये तो अंग्रेजी के लफ्ज हैं, या फिर ये तो लीगल टर्म्स हैं, ये मेरे वकील से पूछें। अंजुम वकील खान साहब की बात कर रहा हूं, उनको तो बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, ये बिल्कुल यानी आप समझते हैं, ज़ाहिर है ये मौजूदा हुकूमत के पास मैंडेट ही नहीं है, तो ज़ाहिर है किस अख्तियार के तहत सूरत हाल बनेगी और कैसे गवर्नेंस को बेहतर किया जा सकेगा। लेकिन इस पर सलमान अनीस, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में भी एक वजह बयान की है कि ये बड़ी हैरान कुन बात है कि एक जानिब हुकूमत जो है वो इसलिए एहतजाज नहीं करने देती कि अवाम को मुश्किलात का सामना होगा, और ख़ुद जब कोई एहतजाज अगर पुरअमन तौर पे होता भी है, जिसमें किसी किस्म के इंतशार की बात नहीं होती, वहाँ पे रुकावटें खड़ी करके खुद ही आवाम के लिए मुश्किलात और रुकावटें खड़ी करती है। तो क्या वजह है कि कोई ठोस वजह भी नहीं सामने आ पा रही कि आप क्यों एहतजाज नहीं करने देना चाह रहे? आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो खुद ही कंटेनर खड़े करके अवाम को तंग करी है ताकि लोग ऑपोजिशन को बुरा भला कहें। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक तहरीरी फैसले में इसका इजहार किया। जी,
मैं अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस किस्म की बात की है तो मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो तवज्जो नहीं देना चाहूँगा। लेकिन आप अच्छा। खुद सोचें ना कि अगर एक गवर्नमेंट को चारों तरफ से क्रिटिसिज्म होगी, वो अपने लिए 5वां कट्टा क्यों खोलेंगे? वो अपने लिए 5वीं ट्रबल क्यों क्रिएट करेंगे? तो ये थोड़ी-सी इलॉजिकल बात है और जोश-ए-खिताबत में आपने ये बात कह दी या बाकी साहिबान ने ये बात कह दी तो मैं मान लेता हूँ। मेरे ख्याल में मैं रिपीट कर देता हूँ, ये लिखी गई है बात, एक फैसले में लिखी गई है ये बात, जोश-ए-खिताबत में नहीं हुई। सलमान साहब देखिए, अब वो हम पहले ये बात करते थे ना कि जी। पहले सियासत सिर्फ सियासतदानों के पास थी। हमारे प्यारे जो गुज़िश्ता दौर के अंदर लीडर रहे हैं, उन्होंने सियासत तकरीबन तमाम इदारों के अंदर जो है वो घुसेड़ दी है। मतलब चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट हो या ब्यूरोक्रेसी हो, पीपल आर एट लार्ज biased and by politician. Anyway, now coming back to the question कि गवर्नमेंट जो है वो इन लोगों को इतना ज्यादा क्यों क्रश कर रही है और ये क्या सारे मामला चल रहे हैं। देखें, गवर्नमेंट ने इससे ज्यादा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त की है, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो आपके प्रोटेस्ट हैं उनको देखा है। आप शायद 9 मई का जो वाकया है वो भूल गए हैं। वो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, पंजाब के अंदर यही दंगे चल रहे थे, मुल्क पूरा का पूरा जल रहा था और गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू व्हाटएवर गवर्नमेंट केयर टेकर थी और अदरवाइज वो उसको संभालने की कोशिश कर रही थी। मेरा सिर्फ एक सवाल है और वो ये है कि हम कब तक इस जलाने की सियासत के ऊपर और मुल्क नहीं चल रहा और उसी को लेके आओ जिसने ये इलेक्शन जीते हुए हैं और अवाम का मैंडेट उसके पास है। ये एक तमाम सब जुडिशियल डिबेट है। ये जो आप कह देते हैं ना कि उन्होंने इलेक्शन जीता है, या जिस तरह अंजुम वकील खान साहब की भी बात हो रही है, लेट सैनिटी प्रिवेल। एक दफा लोगों को इस नतीजे के ऊपर पहुंचने दे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप और मैं इस काबिल नहीं है कि इसके ऊपर अभी कमेंट करें या अपना जो वर्डिक्ट है वो दे दें। बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस हो रही हैं। अवाम का मैक्सिमम रिएक्शन वो आप 9 मई के वाकयात में देख चुका है। अब आप अकल बादाम खाने से नहीं आती, धोखे खाने से आती है। इस अवाम ने और कितने धोखे खाने हैं ताकि उनको अकल आएगी। पॉलिटिकल पार्टी निकली है जमाते इस्लामी। मेरे ख्याल में ठोकर खाने का जिक्र किया था ईसा ने, अगर मैं भूल नहीं रहा जी। स्लोगन जमाते इस्लामी का था। पीटीआई अपने आप को खाली टैग अलोंग करके इस सारे के सारे मसले के साथ चलना चाह रही है। उनके दिल में अवाम का कोई दुख और दर्द नहीं है। उनका नैरेटिव सियासत के अंदर सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाया जाए और उसके बाद हम देखेंगे कि इन गरीब लोगों का क्या करना है और इन बिजली के बिलों का क्या करना है और बाकी मामला का क्या करना है। दैट इज वन। जमाते इस्लामी को जो उसका ड्यू क्रेडिट है, वी हैव टू गिव देम एंड वी हैव टू मेक श्योर कि वो कौन लोग हैं एंड वी हैव टू सी कि वो कौन लोग हैं जो अवाम के हकूक के लिए बात कर रहे हैं और अवाम के हकूक के लिए निकल रहे हैं, और वो कौन लोग हैं जो सिर्फ गद्दी की सियासत के लिए बाहर निकल रहे हैं और अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए बाहर आ रहे हैं। हाफिज नईम साहब अमेजिंग पर्सन, ही इज लीडिंग इट एंड आई हैव फुल ट्रस्ट कि इसी तरह पॉलिटिक्स को लेके चलना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से अगेन ओवर रिएक्शन है। अगर आपको पता है, मुझे पता है, बिजली के बिल ने लोगों की एक दफा चीखें निकलवा दी हुई हैं। जो महंगाई और इन्फ्लेशन है, दैट इज आपका मेरा इशू। गवर्नमेंट का वही है जैसे आपने पहले कहा कि ओवर रिएक्ट करें। तारिक मतीन साहब भी इस पे कुछ ऐड करना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी, मेन स्ट्रीम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके बारे में बात नहीं करी। जमात इस्लामी ने ये लीड लिया तो हमें उनके साथ खड़ा होना है। एंड और उनके साथ ये जो सड़कों के ऊपर अभी जुल्म हुआ है, जिसका आपने जिक्र किया है कि गिरफ्तारियां हो रही हैं और बाकी मामला हो रहा है, इसकी कंडेमिनेशन चल रही है। बाकी सारे कर रहे हैं, ये सारे दे आर ऑल इन फॉर पॉलिटिक्स, चाहे वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, पॉलिटिकल स्कोरिंग। अच्छा जी, तारिक मतीन साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, अभी शायद ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को वजीर आजम बनवाना चाहती है जी। तो वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को नायब इश्यूज उनका तहसीलदार बनाना चाहती है, नवाज शरीफ को क्या वो हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट बनाना चाहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी को क्या मुख्तियारकार बनाना चाहते हैं, जरदारी साहब को क्या कमिश्नर बनाने की कोशिश हो रही है। सियासी जमात अपने लीडर को वजीर आजम बनाती है और अपने मैनिफेस्टो पे अमल करती है। ये कौन सी लॉजिक है कि इमरान खान को वजीर आजम बनाना चाहते हैं? कोई भी सियासी जमात इक़्तिदार में आकर ही अपने मंशूर पे अमल करती है, अपने काम करती है और उसके बाद आगे बढ़ती है। इमरान खान को वजीर आजम बनाना है क्या? मरियम नवाज शरीफ साहिबा को क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा को किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बनवाना है? आपके लाडलेड की ख्वाहिशें पूरी करें, ऐसे नहीं होता। इस गवर्नमेंट को फिर चलने देना। ये जिस भी तरीके से आई है, आप लोग कोर्ट्स के अंदर जाके ये सारे मुकदमे फेस करें जैसे खान साहब हैं, और वही लीगल तरीका है। आप एक सिटिंग गवर्नमेंट को, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रही और आपका दिल नहीं कर रहा, इस वजह से तो बाहर नहीं निकल सकते।
अगर चले यही वो देखें, वो ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है फलाही तंजीमें तो नहीं है, सियासी जमातें। अच्छा चलें, सलमान साहब का पॉइंट आ गया। ईसा, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे सलमान अली साहब की एक बात बहुत पसंद आई है, मैं सिर्फ उसको जी। पॉइंट आउट करना सलमान साहब कहते रहे हैं फ्लोर के ऊपर सलमान साहब आपकी तारीफ होने जा रही है सर। सलमान साहब एक मिनट देना, ईसा साहब आपकी तारीफ कर रहे हैं, देखें जी। मैं आपकी बात की तारीफ करना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त ये प्रोग्राम खत्म हो जाए, जब ये यूट्यूब पे अपलोड हो, वापस जाकर 11:41 के ऊपर, यानी कि 40 मिनट पर जो आपने बात कही है, इस जुमले को दोबारा जरूर सुनिएगा। ये हुकूमत जिस तरह भी आई है, अब इसे चलने दें। ये जो जिस तरह है, इसमें सारा जवाब मौजूद है। जी क्या बात है जी। चलाते रहे आप। ये तो आपने 2019 के अंदर ये बात क्यों नहीं की कि ये जो गवर्नमेंट आई है इसको हम बैसाखियों पे नहीं चलने देंगे? 100 दिन चलता था भाई, और अपनी 100 दिन का 2019 में ये प्रोग्राम नहीं था। क्या करें आप? सलमान आपको तो दाद दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जिस तरह से आई है आपने ये बात, गवर्नमेंट में जिस तरह से आई है उनको चलने दिया गया है ना यार। यू हैव टू गिव गवर्नमेंट ड्यू टाइम। ठीक है, 2019 प्रोग्राम था। तारिक मतीन साहब की पॉइंट ले लें। सलमान साहब आज यार अच्छा, मैं स्काइप मुझे बताएं, स्टूडियो में है? नहीं, स्टूडियो में स्काइप पे गवर्नमेंट में आके मैंने कहा अगर सलमान साहब आपके पास स्टूडियो में है तो इनको पानी पिलाइए, इनको बताइए कि दूसरे जब लोग बात करें तो उनको सुन भी लिया करें। ये बताएं कि इमरान खान साहब को वापस लाने के बाद क्या बिजली का मसला हल हो जाएगा? क्या पेट्रोल की कीमत नीचे चली जाएगी? क्या डॉलर स्टेबलाइज हो जाएगा? और रोड मैप ही नहीं है भाई, रोड मैप ही नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं उमर दराज आपसे जानना चाहता हूं, एक जानिब तो हम जमात इस्लामी के एहतजाज की बात कर रहे हैं, मगर थोड़े उनके मुतालबात पर भी बात कर लेते हैं। बड़ा मुतालबा जो कि अभी कुछ देर पहले खिताब भी किया गया हाफिज नईमुर रहमान साहब की जानिब से, उन्होंने यही कहा है कि IPPs जो है वो बंद की जाएं, और उसमें ये कहते हैं जी IMF जो है वो हमें कहती है कि इस तरह से कर दो, हम कर रहे हैं। IPPs में तो 80% पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के लोगों की मलकियत है और उसमें उनको फ़ायदा दिया जा रहा है। थोड़े से फिगर्स भी मैं शेयर करता चलूँ कि गुज़िश्ते साल IPP के 1198 अरब रुपए की बिजली खरीदी गई, 3127 अरब रुपए की अदायगियाँ की गई, 1929 अरब रुपए जो है उसकी कैपेसिटी पेमेंट की गई, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, यानी वो उसकी डिलीवरी नहीं हुई। और 0% प्लांट वाले का बस सुन लीजिए कि वो पावर प्लांट जो है एक साल में 46 अरब 40 करोड़ रुपए की कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई है। तो ये तो बाकी एक सूरत हाल है ग्राउंड पर। गौर एजाज साहब ने भी इस पर बात की है और अब मुतालबा भी जमात इस्लामी का ही है। मेरा सवाल ये है कि आखिर ये फायदा किसको दिया जा रहा है, इसके पीछे कौन है? उमर दराज, इसमें सिर्फ एक मेरी चीज ऐड कर लें इस क्वेश्चन के अंदर कि ये जब पूरे के पूरे IPPs के एग्रीमेंट रिवाइज हुए थे खान साहब की गवर्नमेंट में, तो उन्होंने इस मसले को क्यों नहीं एड्रेस किया था? ये आपके क्वेश्चन में मैं एडिशन कर रहा हूं, साथ ही एडिशन। चले जी उमर दराज साहब। अच्छा, मेरा ऐसा कंसर्न ये है कि किसको फायदा हो रहा है। जाहिर है ये पाकिस्तान के किसी गरीब आदमी को तो इसका फायदा नहीं हो रहा। ये जिस तरह हमने देखा था कि 22 खानदान जनरल अयूब के दौर में थे, उसी तरह से कुछ खानदान हैं जो हर गवर्नमेंट आती है उसमें बिला तफरीक आप कहें, कोई किसी तरीके से नवाजता है, कोई किसी तरीके से नवाजता है, तो ये सिलसिला है। असल इशू ये है, जिस तरह जमात इस्लामी गई है या बाकी सब एहतजाज कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लोगों के बिजली के बिल हैं। देखिए, एक तवील अरसे से पाकिस्तान के लोगों के ऊपर बोझ डाला जा रहा है मुश्किल फैसलों के नाम के ऊपर, लेकिन अशराफिया के ऊपर आप वो बोझ नहीं डालते। आप पाकिस्तान के गरीब लोगों की जेब से जबरदस्ती टैक्स लेके इस मुल्क की अशराफिया को सब्सिडी देते हैं। कभी कहते हैं आप एक्सपोर्ट करें, कभी वो अंडर इनवॉइसिंग करते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर सब्सिडी ले लेते हैं। इसी तरह से ये बिजली के जो बिल हैं, इनका अगर आप प्रॉब्लम देखेंगे, पाकिस्तान का गरीब आदमी पिस चुका है। उसकी इस कुव्वत खरीद तो छोड़िए, मेरा ख्याल है वो खाना खाने से भी मजबूर हो गया। अब जब लोगों की सैलरी से ज्यादा उनके बिजली के बिल आएंगे तो वो क्या करेंगे? सियासत छोड़ दीजिए, कभी कभार हमें कुछ मामलात के ऊपर बतौर मुआशरा, बतौर कौम संजीदगी भी दिखा लेनी चाहिए कि भाई बैठ के कम से कम इस मसले का हल निकालो। ये तो नहीं देखता ये जो बिल आ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि तहरीक इंसाफ वालों को ज्यादा भेजे जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून वालों को कम भेजे जा रहे हैं। बिल तो बिला तफरीक आ रहे हैं, सब क्या आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कहीं बैठ के इस मसले का हल निकाल लें। किसी मामले के ऊपर तो सियासत को बालाए ताक रख के हम कोई संजीदगी दिखा सकते हैं, जो कि नजर नहीं आ रही।
कोई इसके ऊपर बात करना नहीं चाह रहा। और मेरे ख्याल से ये इस जो आप इकोनॉमी अगर आप कह रहे हैं आम आदमी को छोड़ के वो जिस अशराफिया को आप इतनी सब्सिडीज देते हैं वो भी चीखना चिल्लाना शुरू हो गए हैं कि बिजली के इन रेट्स के ऊपर हम अपनी इंडस्ट्रीज नहीं चला सकते। अगर इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी तो क्या करेंगे? आपको कोई पैसे नहीं दे रहा। आपने देखा कि आज वो हमें कमेटी की ब्रीफिंग के हवाले से मालूम पड़ा कि सऊदी अरब भी आपको उधार तेल नहीं दे रहा। इसी तरह से आपके यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ रहा। अगर वो भी नहीं आ रहा तो आपकी अपनी इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। तो क्या करेंगे? कुछ तो कम से कम देखें कि जो सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई कह रहा है कि वो जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, हम छुपन छुपाई खेलते रहेंगे। ठीक है सलमान, आप क्या कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आखिरी चीज नकी साहब माजरत के साथ, और वो ये है कि मेरा जो क्वेश्चन था ना वो वहीं पे रह गया, और वो ये है, और मैं जो पहले बात कर रहा था, मैं मतीन साहब की बात का भी इसी बात के अंदर एक दफा फिर जवाब दे देता हूं कि एक आदमी को पूरी की पूरी अथॉरिटी दी गई, उसको बैसाखियां दी गई, उसको एस्टैब्लिशमेंट दी गई, उसको तमाम फैसिलिटीज दी गई, उसको अपने ओपोनेंट्स को दबाने की पूरी एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी गई, उसके बावजूद उसने कोई सेंसिबल डिसीजन नहीं लिया। ये आईपीपीज का जो मामला है 2022 के अंदर लोगों को, आईपीपीज के मालकान को उठा के बिठा के नेगोशिएट करवाए गए थे। पूछे ना फिर पीटीआई वालों ने क्यों नहीं अवाम के हक में फैसले कराए? अगर ये लोग माफिया के कहने के ऊपर नहीं आए थे, और अगर ये लोग एजेंडा की सियासत नहीं कर रहे थे, और अगर तो फिर बाकी के चले पूछ लेते हैं ना, सवाल आपका आ गया सलमान साहब, फिर आप भी इसके अंदर ये मुआहदे रिवाइज क्यों हुए? पूछे। ठीक है जी, ये मुआहदे उस दौरान रिवाइज क्यों हुए और उस वक्त ये मसला हल क्यों नहीं किया गया? तारिक मतीन, एक तो ये सवाल आपने यकीनन सुन लिया है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक सवाल इसी में ज़िम्नन ऐड कर दूं। आईपीपीज़ के मुताबिक 2014 में सलमान शहबाज की कंपनी को एक लाइसेंस दिया गया और जिसमें यह तय था कि वो सालाना 62.4 मेगावाट बिजली पैदा करके देगी, लेकिन वो सिर्फ 33% बिजली जो है वो सालाना, वो भी मैक्सिमम इसका जो है वो पैदा करके देती है, और उसकी मद में तकरीबन 1.5 अरब रुपए उसको अदा किए गए हैं। इसी तरह दीगर नाम भी आपके सामने हैं, मगर ये नाम इसलिए है कि इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म जो है उनके वो फर्जंद हैं, तो ये भी साथ ऐड कर लीजिएगा। ये भी सूरत हाल है, और दूसरी जानिब पीटीआई के दौर में इसको क्यों नहीं सॉल्व किया गया? ठीक, गालिबन पीटीआई के दौर में पहली बार हुआ कि इस मामले पर मुआहिदे नए सिरे से किए गए, और अगर मुझे सही याद है तो डॉलर की कीमत जो है वो 148 रुपए पर ले जाकर पीटीआई के दौर में ही फिक्स की गई थी। वगरना इस वक्त जिस कीमत पर है तो मेरी और आपकी जो है वो वाली हालत होती। जो एक प्रोग्राम में किसी ने कहा था कि ये जो बिल हैं और जो मसाइल हैं ये हमारे कपड़े हैं, और ये इतने छोटे कपड़े हैं कि हम कमीज पूरी बनाते हैं तो निचला हिस्सा फट जाता है, निचला हिस्सा पूरा बनाते हैं तो ऊपर का हिस्सा फट जाता है, दोनों पूरे बनाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर फिर तमाम शुरका, वसतुल्लाह खान साहब, मुबशिर ज़ादी साहब, ज़बियार खोड़ो साहब सिर्फ हंसकर रह गए थे। तो अब इससे आगे की हंसी आपको समझ में आ रही है। तो एक तो इमरान खान की हुकूमत में ये हुआ था। दूसरा, ये जो गन्ने के फोक को जहांगीर खान तरीन की फैक्ट्री का हो या सुलेमान शहबाज की फैक्ट्री का हो, इंपोर्टेड कोयले का रेट मिल रहा है गन्ने के फोक को। इनका फुसला भी साउथ अफ्रीका से आने वाले इंपोर्टेड कोयले के बराबर है। तो ये काम, देखिए इमरान खान जो है ना वो निकम्मा था, नालायक था, एस्टैब्लिशमेंट लाई थी, बैसाखियों पर था। ये फैसला तो सलमान अनीस साहब कर सकते हैं और अपने फेफड़ों के जोर पे बता सकते हैं, लेकिन फॉर्म 47 हम इस काबिल नहीं है कि हम फैसला कर सके। ये अभी इन्होंने फरमा दिया है, और जैसे भी हुकूमत इसको चलने दें। और वो जो हुकूमत थी उसके बारे में इनका तयक्कुन है कि वो हुकूमत बैसाखियों के बल पर थी और ये इस काबिल है कि उसका फैसला कर सके। तो मैं इस दो अमली पर क्या करूं, क्या कहूं? बाकी पहले जो मुआहिदे थे उनसे कहीं बेहतर गुंजाइश हमेशा रहेगी, हमेशा बेहतरी होनी चाहिए। आईपीपीज़ को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए, खत्म करना चाहिए, पाकिस्तान की अदालतों को उनको खत्म करना चाहिए। लेकिन क्या करें कि हमारी अदालतों में वो जज साहब मौजूद हैं जिन्होंने कहा था मुझे 2000 यूनिट फ्री मिलते हैं, लेकिन मैंने लगा लिया है सोलर और मुझे ये 2000 यूनिट के पैसे कैश में दे दो। तो हमारे यहाँ ऐसे हीरे मौजूद हैं, और ऐसे हीरों की वजह से ही ये कौम जो है वो कोड़ियों के भाव इस वक्त जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रही है। ठीक है, अच्छा ये जब आ गया, लेकिन इस नकवी आप क्या समझते हैं ये आईपीपीज़ का इस वजह से आती है कि भाई 2014 के अंदर एग्रीमेंट हुआ था, अगर तो 2022 में उसको रिवोक करते हैं ना, आपकी गवर्नमेंट आ गई थी ना, वो तो चले गए ना, वो तो जवाब आ गया। अब ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत से हिसाब दिया जाएगा ना।
2045 तक ये मुआहदा किया गया है सर, वो हाथ बंधे हुए हैं, मसाइल के ये ऊपर भी तो बात मामला है करें। ना। चलिए थोड़ा मैं इसी से सवाल की इजाजत दे दें सलमान साहब मुझे। अब ईसा नकवी साहब, आपके तो इल्म में है जाहिर है IPPs के हवाले से, आपने इसको काम भी किया है, इस पे शो भी किया है। FPCCI के मुताबिक जो है 50 अरब रुपए में बनने वाली IPPs में 400 अरब रुपए की अदायगियां की गई हैं और मजीद अदायगियां अभी जारी हैं। ये तो वो हैं जो अब तक की गई हैं। IPPs के मामले पर आप क्या राय रखते हैं और कितनी हद तक जमात इस्लामी के ये मुतालबा जो है वो बरहक है? देखिए, मेरा ख्याल है कि मैं एक लतीफा सुनाने की इजाजत चाहता हूँ, अगर आप इजाजत। इरशाद फरमाइए। बात यह कि एक साहब थे, उनको ना एक ही मजमून याद था, फुटबॉल मैच का आंखों देखा हाल। जब वो पर्चा देने गए तो उसमें सवाल आ गया हवाई जहाज का आंखों देखा, हवाई जहाज के सफर का आंखों देखा हाल। तो वो साहब बड़े चालाक थे, उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद से कराची के लिए रवाना हुआ, जहाज पर बैठा, जहाज में खिड़की वाली साइड थी, वहां से मैंने जनाब जैसे ही जहाज ने टेक ऑफ किया, मैंने खिड़की से नीचे देखा तो नीचे फुटबॉल मैच हो रहा था। उसके बाद उन्होंने आगे फुटबॉल मैच का आंखों देखा हाल लिख दिया। बात यह है कि जब आप 3 सेगमेंट बनाते हैं, उनमें मुख्तलिफ सवालात लिखते हैं, सवाल आप IPP पे कर रहे होते हैं, सवाल आप बिजली के यूनिट पे कर रहे होते हैं, आप डिसाइड कर लें कि हमने इमरान खान को बुरा कहने पे डिबेट करनी है, सलमान अली साहब को माइक दे दें, आप साइड पर हो जाएं, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम चलेगा। मुबाहिसे को ऐसे चलाते हैं क्योंकि हमें मजमून तो एक ही आता है, सवाल जो भी हो जवाब हमने देना है, फुटबॉल मैच का आंखों देखा। डिसाइड कर लें और मेरी तरफ से इनको बेहतरीन होंगे ना ईसा साहब, और आप मुल्क की माशियात को और सियासियात को समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा मिसाइल की जड़ एक ही थी, उसका नाम था इमरान अहमद खान न्याजी, जिसे फितना न्याजी कहते हैं। You'll grow up with time, I understand. सही बात है। 2017 में मेरी याददाश्त के मुताबिक यहाँ पर जो है वो डॉलरों की बात हो रही थी, तो यही रहा कि आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। नहरें, दूध और शहद की नहरें बह रही थी, शेर और बकरी घाट पर पानी पीते थे, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। यार अब आप या मुझे गुफ्तगू अगर आपने करनी है, देखें ईसा नकवी साहब को करने दें, उनका कमेंट कंप्लीट करने दें। इसी के साथ ही ऐड जी इजाजत मांग के लतीफा सुनाया था, इजाजत मांगी थी मुझे। जी परमिशन ग्रांट की गई थी सर, परमिशन ग्रांट की गई थी। सलमान साहब के बिल्कुल मौजूद हैं, सुन रहे हैं, जरा IPPs के हवाले से बता दीजिएगा। तो उन 42 माह से पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। बेसिकली वो जो 2017 की मीठी लोरी सुनाई जाती है कि उस वक्त शायद हर चीज बड़ी बेहतरीन थी, पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था, पाकिस्तान का शुमार बस अभी के अभी दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में होने लगा था। उस वक्त ये IPPs के मुआहदे किए जा रहे थे, यानी कि नविश्ता दीवार आ चुका था, तहरीर किया जा चुका था। पाकिस्तान वाज डेस्टिन्ड टू फेस व्हाट वी आर फेसिंग राइट नाउ। जो मुआहदे 1994 में हुए, फिर 2002 में हुए, उनके लिए आप लिटिगेशन में गए हुए थे, दबाव था, क्योंकि नून लीग की जो अपोजिशन थी 2008 से 2013 की, क्विकली कंप्लीट कीजिएगा साहब, वक्त बिल्कुल खत्म जी। पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम बयानियां ये बनाकर आई थी कि हम आएंगे 6 महीने में, अगर बिजली की लोड शेडिंग खत्म ना की तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं कुछ और तो उसके बावजूद भी ये सूरत हाल जो है, आई एम सॉरी कि मुझे रोकना पड़ेगा यहाँ पे, प्रोग्राम का वक्त जो है वो अब खत्म हो गया, वरना इस पर मजीद बात करते हैं। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।